हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, एसएससी जीडी 2021 एग्ज़ाम की डेली प्रैक्टिस सेट करने के लिए हम लोग आते हैं, जिसमें जीके जीएस के महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन करते हैं। तो इसका आज हम पार्ट 6 हल करेंगे। इससे पहले 5 सेट हमने हल किए हैं। लिंक आपको कहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, ठीक है। और वहाँ से आप देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाले हैं। सभी क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जितने भी कराया है। प्रैक्टिस सेट अगर आप देखना चाहते हैं तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ से आपको एसएससी जीडी 2021 एग्जाम के प्लेलिस्ट मिलेगी प्रैक्टिस सेट नाम से। वहाँ से आप देख सकते हैं, सभी प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस करवाए हैं। चलिए दोस्तों, आज का ये क्लास हम शुरू कर लेते हैं बिना देरी किए हुए। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे एसएससी जीडी से रिलेटेड। इस बार हमारा टारगेट जीके जीएस की अगर बात करेंगे तो 25 में से 22 प्लस का है, और इसी तरीके से आपकी तैयारी करवा रहा हूं। वही क्वेश्चन लेके आता हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले होते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है, वर्षा की बूंद का आकार गोल किस कारण होता है, ठीक है। आपको मालूम होना चाहिए 4 से 5 क्वेश्चन आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से आते हैं। हर साल आते हैं और इस बार भी आएंगे, हर बार आते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है एक्सरे की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रोजे एंटन ने, ठीक है। रोजे एंटन ने इसकी खोज की थी। आपको ये बात याद रखनी है। चलिए इसके बारे में बात करें तो देखिए, ये रहा आपके, थोड़ा देख लेते हैं। एक्सरे एक प्रकार का कैसा है? विद्युत चुंबकीय विकिरण है। आप लोग जानते होंगे इस पर किरणें, कितनी एक्स किरणें जब आपके शरीर पर डाली जाती हैं तो उसके कारण ये आपका एक्सरा होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, रोजे एंटन ने इसकी खोज की थी। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सूचना का अधिकार कौन से अधिनियम के द्वारा आया था? भारत में सूचना का अधिकार जो आया था कौन से अधिनियम के द्वारा आया था? और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1905 में इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1905 में आपका सूचना का अधिकार अधिनियम आया था। आपको याद रखना 1905 में। क्लियर है? चलिए इसके बारे में थोड़ी जानकारी आप लोग ले लीजिए कि भारत में सूचना का अधिकार कब आया था। 15 जून 2005 को पारित किया गया था। यह पूर्णतः कब से लागू हुआ? तो 12 अक्टूबर 1905 को संपूर्ण धाराओं पर यह लागू हो गया था। आया कब था? 15 जून 1905 को आया था। पूर्णतः कब लागू हुआ? तो 12 अक्टूबर 1905 को पूर्णतः लागू हुआ। ये बातें आपको याद नहीं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी दो देशांतरों के बीच के समय का अंतर कितना होता है? तो आपको ये बात याद रखनी, दो देशांतरों के समय के बीच का अंतर कितना होता है? 4 मिनट होता है। ये आपको याद रखनी है। मान लीजिए ये देशांतर, इसके जो दूरी होगी, इसके बीच की दूरी का अंतराल कितना होता है? 4 मिनट का अंतराल होता है। क्लियर है? 4 मिनट का अंतराल होता है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, डायोप्टर निम्नलिखित में से किसकी ईसाई मात्रक है? डायोप्टर निम्नलिखित में से किसका ईसाई मात्रक है? सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। जो भी क्वेश्चन आपके लिए लाता हूं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सिलेबस के अनुसार होते हैं। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लेंस की क्षमता जो होती है वो निम्नलिखित में से किसकी ईसाई, मतलब डायोप्टर जो है लेंस की क्षमता का ईसाई मात्रक होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है क्या तारों का टिमटिमाना क्या है? और कई बार लगभग आपसे आपका कोई भी एग्जाम देखा लीजिए, 99% अगर फिजिक्स आपके एग्जाम में आती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो आपकी, मतलब कहने का मतलब साइंस अगर आता है तो 99% ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाए। तारों का टिमटिमाना जो होता है, क्या कारण होता है तारों के टिमटिमाने का? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तारों के टिमटिमाने का कारण क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन इसका राइट आंसर होता है। वायुमंडलीय अपवर्तन रट के है, ठीक है। चलिए इसके बारे में क्या अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? कह रहा है प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन सा? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? आपको याद रखना है 1700, अभी आगे नीचे दिया गया है, पूरे बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल उस वक्त कौन था? तो सिराजुद्दौला उस वक्त था, सिराजुद्दौला। इसे क्या कहा जाता है? प्लासी के युद्ध को छलकपट का युद्ध भी कहा जाता है, ठीक है। उसमें घसीटी बेगम वगैरह आप लोग जानते होंगे। फिर उसके बाद मीर जाफर गद्दी पर बैठा था, ये भी आप लोग जानते होंगे। मीर जाफर वगैरह इसने सेना लड़ी नहीं थी, पूरी कहानी आप लोग जानते होंगे। चलिए इसका अगला क्वेश्चन ये रहा कि देख लीजिए, पूरा जो
प्लासी का युद्ध था कब हुआ था? 1757 में हुआ था। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और बंगाल के गवर्नर कौन थे? लॉर्ड क्लाइव के बीच लड़ा गया। मीर जाफर के विश्वासघात, मैंने क्या था, मीर जाफर के विश्वासघात के कारण नवाब की सेना हार हुई। अब बंगाल में अगला नवाब कौन बना? मीर जाफर गद्दी पर बैठा, लेकिन कठपुतली था। क्या था? कठपुतली था। किस हिसाब की कठपुतली? कि जितना भी अंग्रेज कहते थे वो उतना ही करता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्या आर्द्रता का मापन किसमें किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी चैनल अड्डा 730 स्टडी पर आपको एसएससी जीडी से रिलेटेड हर प्रकार के वीडियोस देखने को मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। कोई भी इंपॉर्टेंट जैसे पॉलिटी के सेशन हो जाते हैं, हिस्ट्री के सेशन हो जाते हैं, वो भी आपको देखने को मिलेंगे। फिलहाल आर्द्रता का मापन किसने किया जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हाइग्रोमीटर में आर्द्रता का मापन किया जाता है। ठीक है, हाइग्रोमीटर में। चलिए इसके बारे में जानकारी ले लीजिए। हाइग्रोमीटर जल का, हाइड्रोमीटर जल का अपेक्षित घनत्व मापते हैं। हाइग्रोमीटर में वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता मापते हैं। वेरोमीटर में वायु दाब मापा जाता है। लेक्टोमीटर में दूध की शुद्धता मापा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की इसे श्रेणी में डाल लीजिए। लेक्टोमीटर जो है आपका दूध की शुद्धता मापी जाती है लेक्टोमीटर में। कई बार एग्जाम में दबा दबा कर ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, लेक्टोमीटर में क्या दूध की शुद्धता मापी जाती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। लीजिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। कह रहा कांसा निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु से मिलकर बनता है? चलिए इस क्वेश्चन को अभी बताएंगे, लेकिन कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कांस्य युगीन कौन सी सभ्यता थी, बता दीजिए। इसमें इतिहास के भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, इतिहास पूरी आप समझ लिया। अच्छा ये हुआ कांसा, तो फिलहाल किससे? कांसा जो था तांबा और टीन से मिलकर बनता था। किससे? तांबा और टीन से मिलकर बनता था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तांबा जो था ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता आपने देखी होगी। पाषाण काल में सबसे पहले अगर किसी वस्तु का किसी मतलब धातु का प्रयोग किया गया था, वो कौन सी सबसे पहले प्रयोग की जाने वाली धातु कौन सी? तांबा थी। कौन सी थी? तांबा थी, आपको याद रखना तांबा। लेकिन तांबे के बाद फिर अफगानिस्तान वाले क्षेत्र से कौन से जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, ये टीन का उत्पादन मतलब टीन का आयात करने लगे, अपने यहाँ आयात करने लगे टीन का। फिर इन्होंने टीन को तांबे के साथ जब मिलाया, फिर इन्होंने क्या बना लिया? कांसा। जो कांसा था ये तांबे की अपेक्षा ज़्यादा मजबूत था, इसलिए इन्हें खेती की वृद्धि आई और खेती इतनी ज़्यादा वृद्धि आई कि अपने पैदा करने के बगैर उत्पादन जितना करते थे उससे ज़्यादा भंडारण करते थे। इसलिए ये सभ्यता नगरीकृत सभ्यता का मुख्य कारण यही माना जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कांस्ययुगीन सभ्यता कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता आपकी कांस्ययुगीन सभ्यता थी, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पेंसिलिन की खोज किसने की थी? बताए पेंसिलिन की खोज किसने की थी? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर क्या होगा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेंसिलिन एक प्रकार का क्या होता है? एंटीबायोटिक दवा होती है, जिसे फंगबूद या कवक द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, कवक द्वारा प्राप्त किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका क्या निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को कोशिका की आत्मघाती शैली कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरूर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको बता चुका हूँ 4 से 5 क्वेश्चन आपको फिजिक्स के देखने को, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से देखने को मिलेंगे। इस सेट में थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन हो गए हैं, क्योंकि ये सेट जो था ये बहुत इंपॉर्टेंट सेट में था। मैंने सोचा इसमें काफ़ी क्वेश्चन करवा देते हैं, आपके एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन मुझे मिल गए प्रीवियस क्वेश्चनों के साथ, तो मैंने ये PDF उठा लिया। ठीक है, फिलहाल इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाइकोसोम को आत्महत्या कोशिका की आत्मघाती शैली कहा जाता है। किसे? लाइकोसोम को। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है निम्नलिखित में से किसे कोशिका को ऊर्जा केंद्र कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा केंद्र किसे कहा जाता है? बताइए, कोशिका का ऊर्जा केंद्र किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? माइटोकॉन्ड्रिया इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है गुर्दे यानी कि किडनी की कथात्मक इकाई क्या है? गुर्दे यानी कि किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेफ्रॉन क्या है? गुर्दे यानी कि किडनी की कार्यात्मक इकाई हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई किसे कहते हैं? न्यूरॉन को कहते हैं। ठीक है, तंत्रिका तंत्र की जो कार्यात्मक इकाई होती है उसे क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। आपको याद है, सभी क्वेश्चन आपके लिए यार इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? कई बार एग्जाम में पूछा गया, लगभग 10 बार ये आपके SSC GD में पूछा गया, 10 बार। एवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? एवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? तो 6.002022 मल्टीप्लाई
10 की घात 23 इसके अवयवद्रव्य संख्या का मान होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको लाल ग्रह कहा जाता है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है, तो मंगल ग्रह को आपका लाल ग्रह कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन सुन लीजिए। हाल ही में अमेरिका ने किस ग्रह में बर्फ की फोटो खींची है, तो मंगल ग्रह उसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में अभी अमेरिका ने बर्फ की फोटो खींची है मंगल ग्रह पर, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मंगल ग्रह पर अमेरिका ने हाल ही में बर्फ की फोटो खींची। ये भी क्वेश्चन आपका करंट का है, आपको याद रखने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, मंगल ग्रह पर लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड जो है ये किस क्रांति से संबंधित है, तो दुग्ध उत्पादन से आपका संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। गेहूं जो उत्पादन है ये आपकी किसमें, पंजाब के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन हरित क्रांति के कारण हुआ था। ये बात आपको याद रखनी। दूध उत्पादन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूध उत्पादन ऑपरेशन फ्लड। वर्गीस कुरियन भारत में दूध क्रांति का जनक कहा जाता है, इसे श्वेत क्रांति भी आप कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भारत की सबसे पुरानी श्रृंखला कौन सी। भारत की सबसे पुरानी श्रृंखला कौन सी है, तो अरावली इसकी राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अरावली का सबसे ऊंचा शिखर, अब ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि भारत की सबसे पुरानी श्रृंखला कौन है, क्वेश्चन पूछा जाता है अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो गुरु शिखर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना कौन सा हो जाएगा, गुरु शिखर। गुरु शिखर इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुरु शिखर। अच्छा ये तो क्वेश्चन होगा गुरु शिखर, लेकिन और भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। कौन सा पूछा जा सकता है, क्वेश्चन कहेगा कि अरावली पर कौन सा मंदिर स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अरावली पर कौन सा स्थित मंदिर स्थित है, तो आपको याद रखना अरावली श्रेणी पर माउंट आबू का दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। लिख लीजिएगा, काहे का, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। काहे का, दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है आपका जैन मंदिर, ये कहाँ पर है, माउंट आबू पर स्थित है। माउंट आबू पर ये आपका स्थित है। लिख लीजिएगा, अरावली श्रेणी के आसपास पड़ता है। नीलगिरी श्रेणी की आप जानते हैं कि पश्चिमी तट और उसका मिलन स्थल है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का, नीलगिरी श्रेणी है। इसका सबसे ऊंचा चोटी जो सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी दोदा बेटा, इसका सबसे सर्वोच्च शिखर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्या भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था। राष्ट्रीय आय का जो आकलन किया था सबसे पहले किसने किया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। इनकी ये धन के बहिर्गमन से संबंधित है। आपने सुना होगा कि जब आपको जब आधुनिक भारत में पढ़ाऊंगा बहुत विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि जो मतलब यूरोपीय आती थी कंपनियां, वो पहले तो आती थी व्यापार करने के लिए, तो पहले अपने रुपया देकर जाती थी, चांदी वगैरह देकर जाती थी। लेकिन फिर क्या हुआ, जब उन्होंने भारत में टैक्स लेना स्टार्ट कर दिया, क्या लेना, भारत में टैक्स लेना स्टार्ट कर दिया, तो क्या हुआ, वो टैक्स का पैसा लेती थी, उसी से आपका माल कच्चा खरीद लेती, उसी से यूरोप की कंपनियां भेज देती। तो इसको क्या कहता, धन का बहिर्गमन कहते थे। इसी पर एक अंग्रेज अधिकारी ने ही कहा है कि किसी विशेष वस्तु को गंगा की नदी से मतलब गंगा नदी से निचोड़ लिया जाता और टेम्स नदी के आके उसे रख दिया जाता। इस वाले में ये भी बात करें, दादा भाई नौरोजी के बारे में बात कर लें। एक इनकी पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, द पॉवर्टी, लिख लीजिए द पॉवर्टी इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द पॉवर्टी एंड इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द पॉवर्टी एंड इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये आपको पुस्तक लिख लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, धन के बहिर्गमन से, दादा भाई नौरोजी से ये संबंधित है, धन के बहिर्गमन से ही संबंधित है। पीसी महालनोबिस, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, पीसी महालनोबिस जो है इनका कार्य क्या था, इनका द्वितीय पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। इसी मॉडल पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी। कार्यकाल क्या था, 1956 से 61 इसका कार्यकाल रहा था। ये बात आपको रट के रखनी है। क्लियर है। चलिए आपको ये पुस्तक बहुत अच्छी से याद रखनी, द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी की है। ये बात आपको धन के बहिर्गमन से संबंधित है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, उड़ाइए अगला क्वेश्चन। नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी। राइट आंसर क्या होगा, जहांगीर की पत्नी थी, जहांगीर की। नूरजहां का जो वास्तविक नाम था क्या था, मेहरुन्निसा। अच्छा बता दीजिए, क्वेश्चन बता दीजिए, चित्रकला का स्वर्ण युग किसके काल को कहा जाता, किस मुगल शासक के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता, तो राइट आंसर क्या होगा, जहांगीर को। जीडी ने कई बार ये क्वेश्चन दोहराया, क्या कहा है कि क्या कहा है, चित्रकला का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, जहांगीर को। अगर कह दे वास्तुकला का स्वर्ण काल किसे कहा जाता, तो आपका राइट आंसर क्या जाए, शाहजहां। शाहजहां को वास्तुकला का, देख लीजिए आपका जामा मस्जिद वगैरह बनवाई, लाल किला ताजमहल बनवाया, और इस
लाल किला बनवाया, ताजमहल बनाया, क्या था ये वास्तुकला का प्रेमी था, इसलिए तो ये इतना सब करवाया है। तो ये भी बात आपको रट के रखनी है, ठीक है, वास्तुकला का प्रेमी था। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो आपको ये बात याद रखनी, 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था ये 1968 में हुआ था। कब हुआ था, 1968 में। अच्छा, ये एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, 1968 के समय में कौन सी पंचवर्षीय योजना रही होगी, तो आपको याद है योजना अवकाश था उस वक्त। क्या था, योजना अवकाश था। चलिए योजना पंचवर्षीय योजना की बात आ गई। पहली जो पंचवर्षीय योजना थी 1951 से शुरू हुई। पहली जो 51 से शुरू हुई, कब तक चली, 56 तक चली। उसके बाद जो आपकी 56 से शुरू हुई दूसरी वाली, 56 से शुरू हुई 61 तक चली, ठीक है। उसके बाद जो 61 से शुरू हुई, ठीक है, 61 से शुरू हुई तो आपकी कितनी चली थी, ये आपकी 66 तक चली थी। 61 से 66 बस चली। उसके बाद 66 से 67, 67 से 68, 68 से 69, ये आपके 3 वर्ष क्या रहा था, वो योजना अवकाश के नाम पर जाना जाता है। इसी वक्त आपकी क्या हुई थी, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1968 में, सॉरी यार 1968 में नहीं, 1969 में किया गया था। सॉरी, कब किया गया था, 1969 में किया गया था। और 1969 में भी योजना अवकाश था, नहीं 1969 में क्या हुआ था, 1969 में चौथी जो आपकी पंचवर्षीय योजना शुरुआत हो गई थी, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। 1900 उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को किया गया। 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का पुनः राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, ठीक है। आपको ये बात याद रखनी है, 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, लेकिन 15 अप्रैल 1980 को फिर पुनः 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, कह रहा है आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आनुवंशिकता का जनक ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आनुवंशिकता का जनक ग्रेगर जोनर मेडल को कहा जाता है। किसे, ग्रेगर जोनर मेडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, कह रहा निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर क्या होगा, प्लीहा। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रहा आपका स्क्रीन पर, कह रहा मोनाजाइट जो बालू है निम्न में से किस में खनिज पाया जाता है। मोनाजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोनाजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी थोरियम पाया जाता है। थोरियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भोपाल गैस त्रसदी किस गैस के कारण घटी थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट की श्रेणी में डाल दीजिए। भोपाल गैस जो त्रसदी थी कि गैस किस गैस के कारण जो आपकी घटी थी। देखिए ये इस प्रकार के जो क्वेश्चन है ये आपके दो तरीकों से, ये तो एक तो आपका करंट अफेयर्स में पूछ लेगा, ठीक है। करंट अफेयर कितनी भी पुरानी हो सकती है करंट अफेयर, एक आपका पुरानी बातों में भी पूछ सकता है, मतलब आपको कितना ज्ञान है वो भी देख सकता है। और आपका ये साइंस के मुताबिक भी क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण ऐसा हुआ था। किसे, मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण ऐसा हुआ था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है सभी वायुमंडलीय जो घटनाएं होती हैं, बादल आंधी वर्षा किस मंडल में होती हैं। तो आपको याद रखना है समताप मंडल में ऐसा होता है। कहाँ होता, समताप मंडल में ऐसा, सॉरी अरे यार समताप मंडल नहीं, क्षोभ मंडल में होता है। समताप मंडल में तो कुछ नहीं होता है, ठीक है, क्षोभ मंडल में ऐसा होता है। आपको याद है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समताप मंडल में, इसलिए हवाई जहाज वगैरह समताप मंडल में ज़्यादा लोग उड़ाना पसंद करते हैं। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर देखें जाए। एसएससी जीडी का अगर आपने 2018 वाला एग्जाम दिया होगा तो आपको इस वीडियो की इंपॉर्टेंस पता होगी। अगर आपने नहीं देखा है तो इसको इंपॉर्टेंस श्रेणी में डाल दीजिए, 1 से 2 बार इसको वीडियो को पूरा देख लेंगे, आपको समझ में सारा कुछ आ जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल अड्डा 730 स्टडी को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतर होगी। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।